10 जनवरी को नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली इन लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था और उसको इन लोगों ने विभिन्न विभागों में भेजा उसकी सहमति के लिए। और उसी के हवाले से शिक्षा मंत्री जी ये जनवरी महीने से ही बयान दे रहे थे कि राज्य की तमाम जो नियोजन इकाइयां हैं, ये पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद समिति, तो ये तमाम चीजें जो है इसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया था कि 9222 नियोजन इकाइयां हैं जिनको हम समाप्त करेंगे और जिला संवर्ग हम बनाएंगे। और अचानक से जो नियमावली आई उसमें इन्होंने कहा कि नहीं, जितनी भी नियोजन इकाइयां हैं वो बनी रहेंगी। और जब उस नियमावली के ड्राफ्ट को आप देखेंगे, उस नियमावली के ड्राफ्ट में आपको नीचे टाइप किया हुआ आपको दिख जाएगा कि 7 अप्रैल को टाइप हुआ है। यह नया जो नई नियमावली अधिसूचित हुई है, यह 7 अप्रैल को इसका ड्राफ्ट प्रिंट हुआ और 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो गया। मतलब ये कर कुछ और रहे थे, दिखा कुछ और रहे थे, बता कुछ और रहे थे, आश्वासन कुछ और दे रहे थे और एक नए सिरे की बात आ गई। यह बिल्कुल गलत बात है। सुनने में बहुत कर्णप्रिय लोगों को लगता है कि बीपीएससी के माध्यम से बहाली होगी, बीपीएससी के माध्यम से बहाली होगी, परीक्षा के माध्यम से बहाली होगी। तो जो टीईटी पास किए वो परीक्षा नहीं है। जो टीईटी पास किए हैं, एसटीटी पास किए हैं, सीटीईटी पास किए हैं, उसका रिजल्ट कितना आया? उसका रिजल्ट 5 से 7% आया है। मात्र 5 से 7% ही छात्र उसमें सफल हुए हैं, जिससे उस परीक्षा के प्रश्नों के कठिनाई स्तर का आपको पता चलता है। और राज्य सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आपको अपने इस टीईटी के एग्जाम पर, अपने इस सीटेट एस्टेट के एग्जाम पर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर आप यह परीक्षा लेते 2 लाख 2.5 लाख अभ्यर्थी बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होते हैं और 36,000 लोगों का ही उसमें चयन होता है। आप सोचिए, एक फिल्ट्रेशन तो वहां पर आपने कर लिया मेरिट के आधार पर, और उसके बाद ये 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च करते हैं, जिसके बाद तब ये बीएड की डिग्री इनको मिलती है। इसके लिए 4 सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं, एसबीए, लेसन प्लान, तमाम जो इसका जो क्राइटेरिया है, तमाम जो परीक्षाएं हैं, इन तमाम चीजों से गुजरने के बाद में तब ये बीएड की डिग्री ली। और बीएड की डिग्री लेने के बाद जो सीटेट का एग्जाम हुआ, तो उसमें ये लोग तैयारी करके उसमें बैठे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या अधिकांश लोग ऐसे हैं जो दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में टीटी की परीक्षा पास किए हैं। इतने दिनों तक ये लगे रहे, तब जाकर इन्होंने टीटी की परीक्षा पास की। और आप कह रहे थे कि टीटी जो पास करेगा, हम उसके टीटी के जो अंक हैं आएंगे उससे उसका हम 60% मार्क्स अधिभार के रूप में लेंगे और जो एकेडमिक होगा उसका 40% लेंगे और इसको मिलाकर के हम मेधांक बनाएंगे और इस आधार पर हम नियोजन करेंगे। तो छात्र तो, शिक्षक अभ्यर्थी तो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार था कि अब हमारी नौकरी हो जाएगी इसके आधार पर, और आपने नए सिरे से कह दिया बीपीएससी। या जो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है उन लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो खेल के मैदान में जो खिलाड़ी खेलता रहता है, तो खिलाड़ी खेलता है और दर्शक वहां ताली बजाता है, आह वाह करता रहता है। तो ये दर्शक की भूमिका में जो लोग हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप बीपीएससी की परीक्षा जो सुन रहे हैं, जरा इसकी हकीकत क्या है और मंशा क्या है, इसको समझिए। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने कहा कि सभी हाई स्कूलों में हम बीपीएससी के माध्यम से हेडमास्टर बहाल करेंगे, और हेडमास्टर की बहाली के लिए इन्होंने कहा कि इसमें जो सरकारी हाई स्कूल हैं, उसके जो सरकारी जो शिक्षक हैं या जो नियोजित शिक्षक हैं, ये बहुत प्रतिभाशाली नहीं होंगे, शायद इनको ज्यादा विश्वास इन पर नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, जितने निजी विद्यालय थे जिसके तथाकथित शिक्षक बहुत जो विद्वान होते हैं, इन्होंने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ज्ञाता लोग हैं, ऐसे लोगों को कहा कि हम इसमें शामिल करेंगे। डीएवी के, सनशाइन के, जितना भी बड़ा बड़ा स्कूल है निजी विद्यालय, उसके तमाम, सेंट जेवियर्स के, इन सभी के शिक्षकों को इसमें उन्होंने मौका दिया आवेदन करने के लिए। रिक्तियां निकाली गई 6,000 पद निकाले गए और इस पर आवेदन जब आमंत्रित किए गए तो 13,000 आवेदन हुए, जिसमें निजी विद्यालय के भी शिक्षक थे और सरकारी विद्यालय के भी शिक्षक थे। और जब बीपीएससी से परीक्षा ली गई तो पास कितने लोग किए? मात्र 421 लोग पास किए। यह एक नमूना उदाहरण आपके सामने आ चुका हुआ है, जरा इसको समझिए। क्या निजी विद्यालय के जो, मान लिया कि सरकारी विद्यालय के जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो बेवकूफ थे, उनको बहुत ज्ञान नहीं था, वो बुद्धू थे, लेकिन अगर निजी विद्यालय वाले विद्वान थे तो 421 लोग ही क्यों पास किए? ज्यादा मेरिटोरियस थे, बहुत अच्छे थे, तो बीपीएससी में 6,000 लोग पास कर जाते, सभी पद भर जाते। तो मामला यह है, मकसद यह है, मोटो समझना पड़ता है कि किसी भी काम को करने के पीछे उद्देश्य। इन्होंने कहा था कि हम पहला जब कैबिनेट करेंगे, उस कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब क्या है, अब इनको दिखाना है कि भाई अब हमको तो पहला कैबिनेट तो देखिए लिए लोग कि क्या हुआ, तो अब 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। तो ये रोजगार देना नहीं चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं। अब 3 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कि जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं वो भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो जो बहाल है उसी को फिर बहाल करेंगे। कौन बहाली है? ये कौन सी बहाली हो रही भाई? जो पहले से ऑलरेडी बहाल है उसको आप फिर बहाल कीजिएगा इसमें। दूसरी बात कि जो मैंने अभी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के चयन प्रक्रिया का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से इसमें करेंगे। बीपीएससी के माध्यम से आवेदन लेंगे और आवेदन लेकर के इस प्रकार का सवाल ये बनवाएंगे, इस प्रकार का सेटअप सिस्टम तैयार करेंगे कि जो 3 लाख लोग बैठेंगे परीक्षा में या 4 लाख लोग बैठेंगे परीक्षा में, उसमें से 3 से 4,000 लोगों का चयन हो पाए। और उसका ये कहेंगे कि लोग मेरिट ही डिजर्व नहीं करते हैं, इसलिए इनकी बहाली नहीं। जो पूर्व से 20 वर्षों से जो नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं, उनको अभी 42,000 रुपया वेतन मिल रहा है। और अब जो ये बहाली करेंगे उसके लिए क्या वेतनमान होगा ये निर्धारित नहीं किया। इन्होंने कहा है आकर्षक वेतनमान। एक पहली है, थोड़े दिन पहले इन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद का भी सृजन किया है और प्रधान शिक्षक के पदों पर लगभग 40,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदन भी इनवाइट किए गए। उसके लिए वेतन कितना निर्धारित किया गया? 30,500। शिक्षकों के भी सवाल खड़ा हो गया कि जिन्हें अभी 42,000 रुपया वेतन मिल रहा है, क्या वो छोड़ करके 30,500 पर काम करने जाएंगे? क्या पे प्रोटेक्शन के संबंध में कुछ भी इन्होंने नहीं कहा है।
और जब प्रधान शिक्षक के पद पर ये 30,500 रुपया वेतन देंगे, तो जो असिस्टेंट टीचर अभी बनाने जा रहे हैं उसका वेतन तो उससे कम ही नहीं रखेंगे। तो 25,000 पर 30,000 पर बहाली करेंगे और कहेंगे कि हम बीपीएससी से बहाल करें, तो कोई 42,000 वेतन उसको छोड़ करके केवल राज्यकर्मी जैसा है कर्णप्रिय शब्द सुनने के लिए वो आएगा यहाँ पर। पे प्रोटेक्शन जैसी कोई बात नहीं है। परीक्षा में बैठाने के लिए कह रहे हैं सभी शिक्षकों को। 20 वर्ष पहले जिन्होंने शिक्षक का पेशा शुरू किया, अभी स्कूल में तो कोई भी टीचर जाता है तो एक ही विषय में पढ़ाता है, कोई एक विषय विशेष का वो शिक्षक बन जाता है। तो जो शिक्षक गणित पढ़ा रहा है 20 वर्षों से, आज के डेट में जब उसको आप जनरल कंपटीशन में बैठाइएगा और उससे सवाल हिस्ट्री का आप कीजिएगा, उससे सवाल आप पॉलिटी से कीजिएगा, तो क्या वह सक्सेसफुल होगा? हमारे जो प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे राज्य के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब तो टॉपर रहे हैं यूपीएससी के, और आज के डेट में उनको कह दिया जाए कि यूपीएससी की जो परीक्षा हो रही है उसमें आप फिर से एक बार बैठ जाइए, आपको गृह सचिव भारत सरकार का बना दिया जाएगा। क्या वो यूपीएससी पास कर जाएंगे? दावे के साथ कहता हूं वो पास नहीं करेंगे। अभी अगर कह दिया जाए हमारे अपर मुख्य सचिव को कि 20 तक पहाड़ा सुना दीजिए, वो नहीं सुना सकते हैं। जो जिस पेशे में ढल जाता है, जिस काम में आ जाता है, वो फिर उसका इन्फ्लुएंस उसके साथ होता है। तो अब परीक्षा के लिए ऐसा होता है, प्रोन्नति के लिए, स्टेटस बढ़ाने के लिए परीक्षाओं का आयोजन होता रहा है, लेकिन वह जो भी परीक्षाएं ली जाती है वह विभागीय परीक्षा होती है, सीमित परीक्षा होती है। आम लोगों के साथ उनको आप नहीं बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था है इनकी, बिल्कुल किस प्रकार से अदूरदर्शी निर्णय लिया गया अचानक से, तो बिल्कुल एकदम से नकल करने के। हम लोग जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं, जनगणना का विरोध जैसा हम लोग का नहीं है कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम है कि हम जनगणना कार्य का विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। जनगणना जो पॉलिसी है सरकार की, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, और सरकार की पॉलिसी है, सरकार जो करे। लेकिन जो कार्य कराने की बात है, जब हम राज्यकर्मी हैं ही नहीं, हम आपके कर्मचारी हैं ही नहीं, तो फिर हम क्यों करेंगे ये जनगणना का कार्य? हमारा काम तो पढ़ाना है ना, तो हमारा काम पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम नियोजन निकाय के गुलाम है। नियोजन निकाय ने तो हमको नहीं कहा जनगणना करने के लिए, हम क्यों करेंगे? और वो अभी विद्यालय अवधि के बाद करना है, तो विद्यालय अवधि के बाद हम जनगणना का कार्य आपके यहाँ क्यों करेंगे? मेरी इच्छा नहीं करेंगे। या कोई राष्ट्रीय जनगणना नहीं है? राष्ट्रीय जनगणना और आपदा और चुनाव, ये जो 3 काम होते हैं जिसके लिए कोई भी कर्मचारी बाध्य होता है, वह सेंट्रल लेजिस्लेचर है कि आपको करना होगा, अब जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा। लेकिन यह कोई राष्ट्रीय जनगणना नहीं है, यह कास्ट बेस्ड सर्वे है, यह जाति आधारित सर्वेक्षण है, यह कोई जनगणना नहीं, राष्ट्रीय जनगणना नहीं है। इसलिए इसको जिससे भी कराना है राज्य सरकार कराए, हम नहीं करेंगे। आप जब हमारा कोई ख्याल ही नहीं रखेंगे, काम करना हो तो सारा काम हम करेंगे। जितना भी कोई काम होता है उसमें सबसे पहले टीचर को लगा दीजिए, उस समय तो हम बहुत योग्य हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, और बाद में आप कहते हैं कि नहीं अब इनकी परीक्षा लेंगे, ये करेंगे। सीता की भी अग्नि परीक्षा एक ही बार हुई थी, दोबारा जब अग्नि परीक्षा की बात हुई तो धरती पट गई। अब बताइए कि जो रिटायरमेंट कैसे वो कौन सी परीक्षा की तैयारी करेगा? दूसरी बात जरा सोचिए, जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं जो शिक्षक, उनके विद्यार्थी आज टीईटी पास करके शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हमारे जो शिक्षक हैं 80% जो पुराने शिक्षक जो काम कर रहे हैं नियोजित में शुरू से, उनके 80% ऐसे शिक्षक हैं जिनके बेटा बेटी आज टीईटी पास करके अभ्यर्थी बने हुए हैं। तो बेटा और बाप, शिष्य और गुरु एक ही परीक्षा में बैठेगा, और दोनों का जब चयन होगा तो दोनों की ज्वाइनिंग तिथि एक ही हो जाएगी। तो चूंकि नया संवर्ग होगा तो फिर तो नई पोस्टिंग होगी, तो नया ज्वाइनिंग डेट हो जाएगा। अरे 2 पीढ़ी के लोग को एक परीक्षा में बैठा करके और एक स्टेटस पर आप लाना चाहते हैं, आखिर हमारे दिल दिमाग पर क्या पड़ेगा?